के बिलियन वाले सॉल्यूशन में आज हम लोग देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या है। कल पिछले लेक्चर में हम लोग देखें वाइपर प्रेशर क्या है, राउट्स का नियम क्या है। आज हम लोग देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और राउट के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आदर्श बिलियन, आदर्श बिलियन आइडियल सॉल्यूशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कि आदर्श बिलियन है क्या। बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इसका पूछा गया है कि आदर्श बिलियन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो हम लोग देखेंगे आदर्श बिलियन है क्या। तो देखिए, आदर्श बिलियन एक ऐसा बिलियन है जिसमें दो या दो से अधिक घटक आपस में पूर्ण रूप से मिश्रणीय हों और सांद्रता तथा ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हों, तो उसे आदर्श बिलियन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। जब दो या दो से अधिक घटक कंपोनेंट्स पूर्ण रूप से मिश्रणीय मिश्रणीय बिलियन बनाते हैं और वह ताप तथा सांद्रता कंसंट्रेशन के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हों, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो उसे आदर्श बिलियन कहते हैं। यह आदर्श बिलियन का डिफिनीशन है जब दो या दो से अधिक घटक पूर्ण रूप से मिश्रणीय बिलियन बनाते हैं और वह ताप तथा सांद्रता के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो उसे आदर्श बिलियन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे आदर्श बिलियन के गुण क्या हैं। आदर्श बिलियन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, आदर्श बिलियन के गुण में पहला क्या है कि जब दो या दो से अधिक आदर्श बिलियन को मिलाया जाए तो वह आपस में जब मिलते हैं तो राउल्ट के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं। यानी पहला है
आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं, अर्थात P A इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स से मोल फ्रैक्शन, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स वी, या टोटल प्रेशर जो होगा P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यानी ये राउल्ट के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं। नोट कर लीजिए इसे। दूसरा प्रॉपर्टीज है आदर्श विलयन को आपस में मिलाने पर उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज 0, अर्थात आदर्श विलयन को आपस में मिलाने पर उनका आयतन यानी वॉल्यूम न तो घटता है और न ही बढ़ता है, यानी उनका वॉल्यूम ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0, नहीं उनके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तीसरा है चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज 0, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन हैं तो उनके एंथैल्पी का चेंजिंग भी क्या होती है, 0 होती है। तो हम लिख सकते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज 0, अर्थात आदर्श विलयन को आपस में मिलाने पर न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और
न तो उत्सर्जन। अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग बराबर 0, यानी एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 होती है। तो यह आइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अनादर्श विलयन क्या है। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी सांद्रता एवं ताप की परिस्थितियों में राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अनादर्श विलयन का प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन के गुण। तो देखिए अनादर्श विलयन के गुण में जो पहला गुण है, तो पहला यह है कि यह राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं। यह राउल्ट के नियम का पालन यानी ओबे नहीं करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो वॉल्यूम होते हैं यह पालन नहीं करते हैं। अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि P नॉट इक्वल टू P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B। ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अगर इन्हें आपस में मिलाते हैं तो इनके वॉल्यूम चेंज हो जाते हैं। इनके वॉल्यूम क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, जब इन्हें आपस में मिलाते हैं, अगर वो अनादर्श विलयन है तो उनकी जो वॉल्यूम है ये मिक्सिंग के बाद चेंज हो जाते हैं। वो नॉट इक्वल टू 0, यानी वो 0 नहीं होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज़ हैं चेंज ऑफ एंथैल्पी, चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। जब इन्हें आपस में मिलाते हैं तो इनकी एंथैल्पी चेंज हो जाती है। अर्थात डेल्टा एच मिक्सिंग
नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये या तो ऊष्मा का अवशोषण कर लेंगे या तो उत्सर्जन कर देंगे। इसी तरह वॉल्यूम, या तो इनकी वॉल्यूम घट जाएगी या तो इनकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और इन दोनों का सम टोटल जो वेपर प्रेशर होगा उसके बराबर नहीं होगा। अगर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो इसे नोट कर लीजिए। कहते हैं अब राउल्ट के नियम पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, अट्ठारह ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर, जल में विलीन करने पर प्राप्त विलयन का 20 डिग्री सेल्सियस पर विलीन करने पर विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.53 mm से घटकर 17.22 mm रह जाता है। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है राउल्ट के नियम पर, इसको हम लोग देखेंगे सॉल्व करके। कह रहा कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm रह जाता है। ग्लूकोज का अणुभार निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो इसमें ग्लूकोज क्या है, विलेय है, और इसका भार दिया हुआ है स्मॉल w बराबर 18 ग्राम, ये विलेय के लिए है। 100 ग्राम जल में घोला गया, यानी ये ग्लूकोज है C6H12O6, और जल में घोला गया तो जल का भार कैपिटल W बराबर दिया हुआ है 100 ग्राम। उसके बाद कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस, तो राउल्ट के नियम स्थिर ताप पर लागू होती हैं, इसलिए इसमें टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे जो विलयन का वाष्प दाब था वह घट कर कितना रह गया 17.22। पहले शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है, यानी शुद्ध जल का वाष्प दाब, तो यह शुद्ध अवस्था में है तो यह P0 हो जाएगा। यह 17.53 mm ये गिवन है। लेकिन जब विलीन किया गया तो वाष्प दाब घट गया, यानी विलयन बन गया, तो विलयन का वाष्प दाब कितना हो जा रहा है,
बिलियन का वाष्प दाब P इक्वल टू 17.22 mm रह जा रहा है। हमें ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात करना है। किसका अणुभार ज्ञात करना है? ग्लूकोज का। C6H12O6 का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट यानी स्मॉल m हमें फाइंड करना है। इसमें विलायक जो जल है उसका अणुभार हम निकाल लेते हैं। अणुभार कैपिटल M बराबर 18। अब जो राउल्ट का नियम का फॉर्मूला है P0 माइनस P अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N। चूँकि स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m, कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M होता है, तो हम इस फार्मूला को रखेंगे P0 माइनस P अपान P0 इक्वल टू स्मॉल w बटे कैपिटल M यहाँ आ जाएगा नीचे, और गुणे कैपिटल W ऊपर कैपिटल M। अब वैल्यू को हम पुट करेंगे P0 17.533 माइनस 17.22 अपान P0 17.533 बराबर स्मॉल w का मान दिया हुआ है 18 ग्राम, कैपिटल M का मान जल है तो 18 हो जाएगा जल का अणुभार। स्मॉल m हमें यही पता करना है विलेय का अणुभार ग्लूकोज का। कैपिटल W बराबर दिया हुआ है 100। अब इसको इसमें से घटा लेंगे तो यह बच जाएगा, घटाने के बाद 0.31 अपान 17.53 बराबर 18 गुणे 18 बटे स्मॉल m गुणे 100। अब स्मॉल m बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 17.53 गुणे 18 बटे हो जाएगा 0.31 इंटू 100। अब हम देखेंगे जो कटने लायक होगा उसे कट देंगे, जो नहीं कट पाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से अगर काटा जाए तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 50, फिर 2 से काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, और कटने लायक नहीं दिख रहा है तो ये हो जाएगा जब बराबर m बराबर 17.53 गुणे 81 बटे 0.31 गुणे 25। तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना आ रहा है। 17.53 को 81 से मल्टीप्लाई करिए 1571, 8 त्रिक 24 का 4, 2 कैरी 8 45, 40 2 42 का 2 4 कैरी 56 56 4 60 का 0 6 8 का 9 8 6 14 1 9 9 1 4 1 2 1419.91, ये आ जाएगा 1419.91 बटे, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.31 को 25 से
5 करना 5, 5 तिहाई 15, करना 2, 2 6, 5 7 7, 7.75, 7.75, दशमलव को हटा लेते हैं, ये हो जाएगा 14 19 91 गुणे 10⁻⁻2 अपान, नीचे दे देते हैं 14 19 91 गुणे 10⁻⁻2 अपान 775 गुणे 10⁻⁻2। ये ऊपर जा घट जाएगा यानी कैंसिल हो गया। अब इसमें हम डिवाइड कर देते हैं इसको। बच्चों कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैनुअली कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक एग्ज़ाम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मैनुअली ही प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे वही आपके काम आएगा। अब इसको डिवाइड करना है 775 से। तो अब हम देखेंगे 1419 है, सन 1475, ये जाएगा एक बार में, तो 7 7 5, 9 में से 5 जाए 4, यहाँ 10 बचा, 10 में 7 जाए 3, यहाँ 3 3 13 13, 13 में से 7 जाए 6, 9 उतर आया। ये हो गया 6,935। अब जाएगा 8 बार जाएगा यह। 8 5 40 का 4 कैरी हुआ। 7 7 56 56 4, 60 का 6 कैरी हुआ। फिर 56 और 6 62, 9 4 1 0, यहाँ से 1 उतर आया। 7 2 14, एक बार जाएगा। 7 7 5, 11 11 में 5 जाए 6, 8 में 7 जाए 1, 14 14 में 7 जाए 7, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 7000 हो गया। 7 9 63, 8, ये 9 बार चला जाएगा, यानी ये आ गया अणभार बराबर 181.9, या हम कह सकते हैं 182। यही आंसर हो जाएगा। यानी इस न्यूमेरिकल के अनुसार जो ग्लूकोज का अणुभार आएगा वो 182 आएगा राउंड फिगर में, जबकि रियल में 180 होता है। तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग अब देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 02। क्वेश्चन 2, 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भारानुसार 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 mm है। 13 mm है।
और यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब 31.70 mm, इतना दिया हुआ क्वेश्चन में। अब हम लोग देखेंगे यूरिया का अणुभार निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है इसको नोट करते हैं। टेम्परेचर से राउल्ट के नियम में कोई मतलब नहीं है। यूरिया का विलयन 6% भारानुसार है। इसका मतलब हुआ जो यूरिया विलेय है इसका भार स्मॉल w बराबर 6 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि भारानुसार प्रतिशत है। विलयन का भार बराबर हो जाएगा 100 ग्राम। तो इसमें विलायक यानी जल का भार कैपिटल W बराबर हो जाएगा 100 - 6 बराबर 94 ग्राम। अब हमें यूरिया का अणुभार निकालना है। जल का अणुभार 18 होता है। अणुभार इस कैपिटल M हो जाएगा क्योंकि जल विलायक है। कर विलयन का वाष्प दाब यानी P बराबर दिया हुआ है 31.13 mm और शुद्ध जल का दिया है अर्थात P0 बराबर दिया हुआ है 31.70। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे निकालना क्या हमें यूरिया का अणुभार। यूरिया का अणुभार यानी स्मॉल m इसमें भी फाइंड करना है। तो राउल्ट का नियम का फार्मूला होता है P0 - P अपान P0 इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w विलेय का भार है, स्मॉल m विलेय का अणुभार, कैपिटल M विलायक का अणुभार, कैपिटल W विलायक का भार। अब इसमें वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो देखिए जब वैल्यू को रखेंगे तो P0 दिया हुआ है 31.70 माइनस P दिया हुआ है 31.13 बटे 31.70 हो जाएगा बराबर स्मॉल w का मान 6, कैपिटल M यानी जल का अणुभार 18, स्मॉल m हमें पता करना है, कैपिटल W का भार हो जाएगा 94। अब इसको हम घटा लेते हैं। पहले 31.70 से 31.13 को निकाल दीजिए। 10 में 3 जाए 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 जाए 5। तो ये आ गया 0.57 अपान 31.70 इक्वल टू 6 इंटू 18 अपान स्मॉल m इंटू 94। अब स्मॉल m निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा 31.70 इंटू 6 इंटू 18 अपान 0.57 इंटू 94। अब जो कटने लायक है उसे काट दिया जाए। ये 2 से कट सकता है, 2 चौका 8, 2 सते 14, 47 और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 9।
अभी कटने लायक नहीं दिख रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, फिर उसको डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6×9 = 54। तो 31.70 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 54 से। सुना 0 7 चौक 28 का 8, 2 कैरी हुआ, 4 का 9 4 2 6, 4 3 12, 0 7 5 35 का 5, 3 कैरी हुआ, 5 का 9 5 3 8, 5 3 15, 0 8 5 11 का 1 9 1 8 9 10 11 का 9 1 6 7 1 1711.88। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1711.80 बटे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 0.57 को मल्टीप्लाई करना है 47 से। 749 का 9, 4 कैरी हुआ, 7 5 35 4 39, 7 चौक 28 का 8, 2 कैरी हुआ, 5 चौक का 20 2 22, 9 8 9 17 का 7 1 5 1 6 2 26.79। अब इसको दोनों को हटा लेंगे दशमलव को, तो ये हो जाएगा 171180 गुणे 10⁻⁻² अपान 2679 गुणे 10⁻²। तो ये -2 ऊपर जाके प्लस होके कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको कैंसिल मान लीजिए। 171180 को डिवाइड कर दिया जाए किससे, देखिए 171180 को डिवाइड करना है 2679। बच्चों प्रायः इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग देना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। इसका हमें राउंड फिगर लेना है, यानी जैसे यह 2700 के नियरेस्ट हैं, तो हमें देखना है कि लगभग 27 का टेबल ये कितनी बार जा रहा है। या 2 अंक में हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से 2 लिए, यहाँ 17 है, 2 8 16, 8 बार जाएगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा है 6 बार, यानी 7 बार करके चेक करते हैं। तो देखिए अनुमान लगा लिए कि 17 में 2 का टेबल 8 बार जाएगा, 16 हो जाएगा, लेकिन ये 679 है तो आगे बढ़ जाएगा, तो एक कम ले लिए हमने 7। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9 63, देखिए 2 2 4, तो यहाँ 2 2 4 एक 5 अंक से में लिखने आना होगा 63, 60 का 3, 6 कैरी हुआ, 7 7 49 49 और 6 55 का 5 5 कैरी हुआ, 7 42 42 5 47 का 7 4 कैरी हुआ, 7 दूना 14 14 4 18। अभी भी ज़्यादा हो जा रहा है यह, तो हमें 6 बार ही लेना पड़ेगा। 6 9 54 का 4 5 कैरी हुआ, और 6 7 से 42 42 42 5 47 का 7 4 कैरी हुआ, और 36 36 4 40 40 का 4 कैरी हुआ, 6 दूना 12 4 16। तो देखिए 8 में 4 जाए तो 4 बचेगा। यहाँ एक दे दिया कैरी 10 10 में 7 जाए 3, यहाँ दे दिया है 0 हो गया, दे दिया कैरी 10 10 में से 7 जाए 3, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1, अब यहाँ 0 बच जाएगा, उतर जाएगा। अब ये जाएगा लगभग 2000 है, 3 बार के समथिंग। 9 3 27 का 7 2 कैरी हुआ, 7 3 21 2 23 का 3 2 कैरी हुआ,
छः त्रिक 18, 2 20 का 0, 2 कैरी हुआ, 3 दूना 6, 2 8, 10 में 7 जाए 3, यहाँ बचेगा 3 0 3 2, यानी नियर अबाउट 63, यानी यहाँ पर यूरिया का अणुभार नियर अबाउट कितना रहा 63, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अणुभार निकाला जा सकता है। 63 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी ये दशमलव लगा करके भी एक अंक चेक कर लेते हैं और क्या आ रहा है। तो यहाँ 0 लगाएंगे तो ये लगभग 23,000 हो गया। 9 बार जा सकता है। 981 का 1, 981 का 1, 8 कैरी बचा, 7 9 63 63 और 8 63 63 8 71 का 1, फिर 7 कैरी बचा, 6 9 54 54 54 7 63 का 3, हर में 6 कैरी हुआ, 9 2 18 6 24 8, ये एक्यूरेट आंसर 63.8 आएगा। इसे नोट कर लीजिए। ठीक, अगला न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं। कह रहा द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मेथेनॉल are 44.5 mm and 88.7 mm. Hg respectively, an ideal solution is formed at the same temperature. An ideal solution is formed at same temperature by mixing 60 gram of ethanol with 40 gram of methanol calculate the total vapor pressure. Calculate the total vapor pressure and the mole fraction of methanol, in the vapor. तो ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसमें क्या क्या गिवन है। तो कह रहा कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, यानी इथेनॉल और मेथेनॉल का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो हम लोग लिख दें पहले वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ये दिया हुआ है 44.5 mmHg। एंड मेथेनॉल का दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ मीथेनॉल। मीथेनॉल का फार्मूला CH3OH होता है। ये दिया हुआ है 88.7 mmHg। दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है और कह रहा कि दोनों को जब मिलाया गया तो इसमें 60 ग्राम एथेनॉल है, यानी वेट ऑफ C2H5OH इक्वल टू 60 ग्राम एंड वेट ऑफ मेथेनॉल इक्वल टू 40 ग्राम। अब हमसे पूछ रहा है टोटल वेपर प्रेशर क्या फाइंड करना है हमें। टोटल वेपर प्रेशर बताना है और क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन वेपर। मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन वेपर। ये दो चीज़ों को कैलकुलेट करना है हमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमने इसको नोट कर लिया। अब हमें टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एथेनॉल और मेथेनॉल के मोल फ्रैक्शन निकालने होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे, तो वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथेनॉल, ये देखिए कार्बन 2 है तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन टोटल 6 हुआ, 6 × 1 प्लस 1 ऑक्सीजन है 16 हो गया। 24 24 से 30 30 और 16 46, यानी एथेनॉल का 24 36 और 16 46 आ गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेथेनॉल का भी कैलकुलेट कर लिया जाए। तो कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन है, 4 × 1 प्लस 16, यह जगह 12 4 16 16 32 इनके आ गया। अब हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल का मोल निकालने के लिए इथेनॉल का वेट 60 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 46, तो ये हो जाएगा, देखिए डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 3 और हो जाएगा 30। अब 30 को डिवाइड कर दिया जाए 23 से, 1 यहाँ 7 बचेगा, नहीं जाएगा 0 70 3 बार जाएगा 69, 1 बचा 0 0 या 0 और ये जाएगा 8 4 4 बार 1.304 आ जाएगा, यानी इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 30/23 बराबर 1 यह जाएगा 1.304। इसके मोल निकल गए। अब इसी प्रकार से मोल ऑफ मेथेनॉल का निकाल लिया जाए। नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथेनॉल, तो मेथेनॉल का वेट 40 है और मॉलिक्यूलर वेट 32 आया है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 16।
अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 20 को 16 से, 1 4 बचेगा, दशमलव लगा दिए, 40, 16 दूना 32, 8 बचेगा 0, 16 बचे 1.25, ये बराबर आ जाएगा 1.25 मोल। ये दोनों के मोल तक निकल गए। अब इसे नोट कर लीजिए, इतना फिर आगे बताते हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं इसके नीचे का। चलिए देखिए, उसके आगे का हम बताते हैं क्या है। क्वेश्चन को अभी हम इरेज नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग दोनों के मोल फाइंड कर लिए। मोल कितने कितने आए, ये आ गया इथेनॉल, मोल्स ऑफ इथेनॉल, मोल्स ऑफ इथेनॉल इक्वल टू आया 1.304, मोल ऑफ मेथेनॉल इक्वल टू आया 1.25। अब इन दोनों की सहायता से हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकाल लेते हैं। तो इथेनॉल का 1.304 अपान टोटल मोल, 1.304 प्लस 1.25, तो देखिए कितना आ रहा है, 1.304 प्लस 1.25, तो 4552, यानी ये आ गया 1.304 अपान 2.554, इतने आ गए। अब दशमलव को इसको हटा लीजिए साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू, 1304 इंटू 3 प्लस पीछे गया 10⁻³ अपान 2554 इंटू 10⁻³, ये ऊपर जाके प्लस होके कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1304 में इसको डिवाइड कर लिया जाए, तो 304 को डिवाइड करना हमें 2554, ये अभी छोटा है वैल्यू, 0 पॉइंट लगेगा 0। अब ये हो गया 13,000, तो 5 दूना 10, 5 बार ये जा सकता है, 5 का 20 का 2 कैरी हुआ, 5 पचे 25, 2 27 का 2 कैरी हुआ, 5 पचे 25, 2 27, 2 कैरी हुआ, 5 दूना 10, 2 12, 0 14 14 में 7 जाए 7, 9 9 में 7 जाए 2, यहाँ बचा 2 0 0। अब यहाँ एक 0 बढ़ सकता है, 2554 2700 एक बार जाएगा, 25 5 4, 10 में 4 जाए 6, या 9 9 में से 5 जाए 4, 6 में से 5 जाए 1, 0 0 लग जाएगा। अब ये जा सकता है 5, 5 बार जा सकता है, यानी इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 0.515। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल XeV XC2H5OH आ गया। अब हम इसी की हेल्प से
यक्स, देखिए यक्स C2H5OH प्लस XCH3OH इक्वल टू 1.0। अब हमने इसका प्राप्त कर लिया, इसकी वैल्यू आ गया 0.515 प्लस XCH3OH बराबर 1.0। अब हो जाएगा XCH3OH बराबर 1 माइनस 0.515 बराबर, देखिए घटा कर चेक करते हैं, 0.515, 5 जाए 5, 9 9 में से 1 जाए 8, 9 9 9 9 में से 5 जाए 4, ये आ जाएगा 0.485। ये मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए P इक्वल टू P0 इथेनॉल इंटू X इथेनॉल प्लस P0 मेथेनॉल इंटू X मेथेनॉल। अब हमें निकालना, देखिए P0 इथेनॉल का दिया हुआ है, वेपर प्रेशर 44.5 इंटू इथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन आया है 0.515 प्लस इसका हो जाएगा वेपर प्रेशर 88.7 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 0.485। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, जो आएगा वही टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी। बच्चों इसे मैनुअली कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, क्योंकि यही आपके काम आएगा। एग्ज़ाम में मैनुअली कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। तो 44.5 को मल्टीप्लाई करने हैं 0.515 से, 5 पचे 25 का 5, 2 कैरी हुआ, 5 का 20, 2 22 का 2, 2 कैरी हुआ, 2 का 20, 2 22, 5 4 4, फिर 5 से 5 2 2 2, 5 पचे 25 का 5 में 2, 5 का 20, 2 22 का 2, 5 का 20, 2 22, 5 7 हो गया 9 9 9 10 11 का 1 में 1, 4 4 8 9 2 2 4 5 1 2 3 4 5 3 4 1 2 3 4 22.975 ये आ गया। मल्टीप्लाई करने पर 22.9175 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 88.7 में मल्टीप्लाई करना है 0.487 से, 7 7 49 का 9, 4 कैरी हुआ, 56 56 4 60 का 0, 6 कैरी हुआ, 56 56 6 62, 7 7 56 का 6, 5 कैरी हुआ, 8 8 64 64 5 64 5 69 का 9, 6 कैरी हुआ, 8 64 64 6 70, 7 चौक 28 का 8, 2 कैरी हुआ, 8 चौक 32 2 34 का 4, 3 कैरी हुआ, 8 चौक 32 3 35, 9 6 11 11 9 19 का 9 में 1, 6 4 10 11 का 1, 7 5 12 13 का 3 3 4 3 4 43.19।
ये आ जाएगा 43.1969, दोनों ऐड कर दिया जाए, यानी इसमें हम ऐड करते हैं 22.9175, 9 5 14 का 4 में एक आ गया, और 1 13 14 का 4 में 1 9 10 11 11 का 1 9 10 11 का 1 5 1 6 6 66.11, यानी टोटल वेपर प्रेशर 66.11 mmHg, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, कैलकुलेशन खूब करने पड़ते हैं। मैनुअली कैलकुलेशन में जितना ही प्रैक्टिस करेंगे वो आपके काम आएंगे। तो इस तरह से टोटल वेपर प्रेशर निकाला जाएगा। इसमें जो हम ये बताए हैं क्वेश्चन उसके नीचे ये नोट होगा। इसके पहले जो बताए हैं क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसके कुछ वैल्यू को हमें यहाँ रखने की ज़रूरत थी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन वेपर, तो इसको भी देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन वेपर, वेपर में मेथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन वेपर ये बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेथेनॉल अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। तो मेथेनॉल का वेपर प्रेशर आया था बच्चों, ये आया था 43.46 और टोटल वेपर प्रेशर आया है 66.11, या इसको देखिए 43.46 इंटू 10⁻² अपान 6611 इंटू 10⁻², ये ऊपर जा कट जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 43.46 से, तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 0.657, या कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.657, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन वेपर प्रेशर। तो उसी क्वेश्चन का निचला हिस्सा है, उसके नीचे इसको नोट कर लीजिएगा।